गुस्से में मैंने उसे धक्का दिया था, जो रिश्ते में मेरा सगा भाई था। आज उसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते की ऐसी धज्जियां उड़ाई थीं कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मम्मी पापा के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, और तुम अपनी जिम्मेदारी इस तरह निभा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी ढूंढो और उसमें डूब मरो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम डूबो या न डूबो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जाओ जाकर अपने उन नशेड़ी और आवारा दोस्तों से कह दो, अगर उन्होंने मुझे छूने की भी कोशिश की तो उनके हाथ तोड़ दूंगी। मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इन गंदी साजिशों में फंस जाऊँ। मैं कमरे से निकलने ही लगी थी कि मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी गहरी लाल आंखों से मुझे देखते हुए कहा, अर्पिता, सौदा तो मैं तेरा कर चुका हूँ, अब तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर आज तू मेरे दोस्त के साथ ना गई तो वो मुझे जान से मार देगा। तुझे पता है ना, मेरे सिर पर पूरे 5 लाख का कर्जा चढ़ चुका है। अगर मैंने तुझे उसके हवाले नहीं किया तो वो मेरी जान ले लेगा। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं मरना नहीं चाहता। और वैसे भी तुझे क्या परेशानी है? शादी तो तुझे करनी ही थी ना, तो समझ ले तेरी शादी विजय से कर दी। वो कह रहा था कि शादी के बाद ही तुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने लाल आंखों से उसे घूरते हुए और उसके सर पर अपना हाथ मारते हुए कहा, तेरे दिमाग में अकल है भी या नहीं? वो नशेड़ी शराबी, मैं उससे शादी करूंगी, अपनी घर गृहस्थी उसके साथ बसाऊंगी। अरे मैं तो उसे अपनी जूती के नीचे भी ना आने दूं, और तुम मुझसे उसकी शादी की बात कर रहे हो, जो हर वक्त नशे में धुत रहता है, कभी किसी नुक्कड़ पर तो कभी किसी गली में पड़ा रहता है। मैं ये बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर से उसके दोस्तों की आवाज़ें आने लगीं। विजय अपने कुछ और दोस्तों के साथ खड़ा था और जोर से चिल्लाया, अर्जुन, दरवाज़ा खोल रहा है या फिर मैं खुद दरवाज़ा तोड़कर अंदर आऊँ? कितनी देर लगेगी तुझे अर्पिता को राजी करने में? विजय की आवाज़ गूंज रही थी और गुस्से के मारे मेरा खून खौल रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम अपनी गंदी जबान पर लेने की? मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकली और आंगन में रखा एक मोटा डंडा अपने हाथ में उठा लिया। मैंने ठान लिया था आज विजय मेरे हाथों नहीं बचेगा। पीछे से मेरा भाई मुझे रोकते हुए कहने लगा, क्या कर रही हो अर्पिता? चुपचाप मान जाओ वरना वो तुम्हें उठाकर ले जाएगा। मैंने गुस्से में उसकी ओर पलट कर देखा और कहा, और तुम अपना ये मुंह काला करके गधे की सवारी करो, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारी बहन को ले जाए और तुम्हें शर्म नहीं? बेगैरत इंसान, गैरत नाम की चीज़ तो तुम्हें है ही नहीं। तुमसे तो अच्छा होता कि मेरा भाई ही ना होता। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये कहते कहते मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी थी। सामने ही विजय पूरी तरह नशे की हालत में अपने 2 और दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। मुझे सामने देखकर उसकी बाछें खिल गई थीं और अगले ही पल मैंने वो मोटा डंडा अपने हाथ में ऊपर उठाया। मेरे हाथ में डंडा देखकर विजय कुछ पल के लिए सहम गया था। मैंने कहा, अभी के अभी मेरे दरवाजे के पास से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन अगले ही पल विजय मुझे धक्का देता हुआ घर के अंदर दाखिल हो चुका था और अंदर से दरवाजे पर कुंडी भी लगा ली थी। मैं उसकी इस हरकत पर एकदम हैरान हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी वो एकदम घर के अंदर आ जाएगा। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया था। मेरी कलाई को मरोड़ते हुए मुझे अपने करीब किया। उसके मुंह से उठने वाली बदबू मेरे दिमाग को चढ़ने लगी थी। उसके गंदे पीले दांत देखकर मुझे उबकाई आने लगी थी। मैंने कहा, दूर हटो मुझसे, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, सीधी तरह मेरे साथ चलो, पूरे 5 लाख का कर्जा है तुम्हारे भाई पर, यूं 1 मिनट में पूरा कर्ज उतर जाएगा। विजय ने अपनी चुटकी बजाते हुए कहा। मैं उसे अपना हाथ छुड़ाने की मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी भी पल मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। कहने लगा, ये नाजुक सा हाथ सिर्फ चूड़ियाँ सजाने में ही अच्छा लगता है, मेरी पकड़ से यूं आसानी से छूट नहीं सकती। ये कहते कहते उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगा लिया था और मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अगला हाथ उसके गाल पर दे मारा था। मेरे थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि वहाँ खड़े सब लड़के हैरान नज़रों से मुझे देख रहे थे। विजय हमारे मोहल्ले का दादा था, 1 नंबर का शराबी जुआरी। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं था जो विजय न करता हो। जितनी भी उसके अंदर गलत आदतें थीं, उतना ही वो देखने में बदसूरत था। बड़े बड़े पीले गंदे दांत, तेल से लिपटे बाल, गहरी सांवली रंगत,
मीडियम कद काठी, बड़ा सा पेट, उसे देखकर ही मुझे घिन आती थी। और आज मेरे भाई ने उसी के साथ मेरा सौदा कर दिया था। उसके साथ शादी के नाम पर उसने मुझे पूरे 5 लाख में उसके नाम कर दिया था। मेरे थप्पड़ से विजय गुस्से से तिलमिला गया था। अगले ही पल उसने भी खींचकर मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। कहने लगा, मत भूलो मेरी ताकत को। यूं एक चुटकी में तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस दुनिया से मिटा दूंगा। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। ये कहकर विजय अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला गया था। उसकी धमकी पर मेरा भाई डर गया था। अंदर से डर तो मैं भी गई थी, लेकिन खुद को मजबूत बनाए खड़ी थी। मेरा भाई मेरे पास आया, कहने लगा, अर्पिता, तुमने सब गड़बड़ कर दी। विजय को गुस्सा दिलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या गलत हो जाता अगर तुम उसके साथ चली जाती? इससे पहले मेरा भाई आगे कुछ बोलता, मेरा एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। हालांकि उम्र में वो मुझसे बड़ा था, लेकिन आज उसने जिस तरह बहन भाई के रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई थीं, मेरा खून गुस्से से खौल उठा था। मैंने कहा, मर जाओ कहीं जाकर, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। अभी कुछ देर पहले जो मैं इतनी बहादुर बन रही थी, कमरे में आते ही मैं पूरी तरह बिखर गई थी। दिल जोर जोर से रोने को कर रहा था। आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। जब मम्मी पापा थे, हमारी ज़िंदगी जैसे स्वर्ग थी। घर में हर तरफ खुशियों का राज था। किसी भी तरह की परेशानियों का नामो निशान नहीं था। भले हम मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी पापा बहुत मेहनती इंसान थे। वे मुझे और मेरे भाई को अच्छे से पाल रहे थे। मम्मी पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक रात सब कुछ ख़त्म हो गया। उस रात मम्मी पापा खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर गए थे। मैं और अर्जुन घर पर थे। अभी मुश्किल से 15 मिनट हुए थे कि बाहर एक शोर की आवाज़ सुनाई दी थी और फिर हमें पता चला कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने मम्मी पापा को टक्कर मार दी थी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी और उस दिन हमारी दुनिया उजड़ गई थी। मैं फूट फूट कर रोई थी और उस समय मेरा भाई अर्जुन मेरा सहारा बना था। उस वक्त तो अर्जुन के अंदर कोई भी गलत आदत नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उस वक्त उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और भाई होने का एहसास दिलाया। इससे मुझे थोड़ा सुकून मिला था। ज़िंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने लगी थी। अर्जुन ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। घर के हालात दिनों दिन ख़राब होते जा रहे थे। मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। मैं 12th के बाद बीए फर्स्ट ईयर में थी। फिर पता नहीं कैसे गली का बिगड़ा हुआ लड़का विजय अर्जुन को अपने जाल में फंसा गया। धीरे धीरे अर्जुन उसकी गलत संगत में पड़ने लगा और 6 महीनों के अंदर वो पूरी तरह से बदल गया था। अब अर्जुन में सारी बुरी आदतें आ गई थीं। शराब पीना, जुआ खेलना और गैरत तो जैसे उसके अंदर से ख़त्म हो गई थी। वो देर रात तक शराब पीकर घर आता और धीरे धीरे उसने घर का सारा सामान बेचने लगा था। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करती तो वो मुझे दूर धकेल देता और आज तो उसने हद कर दी थी। उसने मुझे उस बिगड़े सड़क छाप विजय के हवाले कर दिया था और आज जो धमकी विजय देकर गया था, उससे मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं जितनी मजबूत दिखने की कोशिश करती, असल में उतनी बहादुर नहीं थी। मम्मी पापा के बिना औलाद बेसहारा हो जाती है। भाई तो वैसे भी अब किसी काम का नहीं था। अगर मैं भी लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाती तो वो हमारा जीना हराम कर देते। इसीलिए मैं हर हाल में ख़ुद को मजबूत साबित करती थी ताकि हमारी ज़िंदगी किसी तरह थोड़ी आसान हो सके। लेकिन आज मैं टूट कर बिखर चुकी थी। मैं बहुत रोई। रोते रोते मेरी आँख लग गई थी। मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अगला दिन मेरे लिए एक क़यामत लेकर आने वाला था। पूरी रात अर्जुन घर नहीं आया था। सुबह उठी और जब उसे घर पर नहीं पाया तो मेरा दिल बेचैन हुआ। अभी मैं घर से बाहर ही जाने वाली थी अर्जुन को देखने के लिए कि तभी कुछ लोग मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। हमारे मोहल्ले के सुरेश अंकल मेरे पास आए। कहने लगे, अर्पिता बिटिया, अर्जुन नाले में शराब पीकर गिर पड़ा है और शायद उसकी मौत भी हो चुकी है। पुलिस को खबर दे दी गई है। कुछ ही देर में पुलिस जाकर अपना काम शुरू कर देगी और उसे नाले से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये खबर सुनकर मेरा दिल दहल उठा था। जो धमकी विजय ने रात को दी थी वो सिर्फ धमकी नहीं थी, उसने अपना काम कर दिया था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन था कि विजय ने ही अर्जुन को नाले में धक्का दिया होगा। अब मैं सिर्फ अकेली इस घर में रह गई थी और विजय की तरफ से मुझे डर लग रहा था। वो ज़रूर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। हमारा घर भी किराए का था, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी।
लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। मैं घर से निकलने ही वाली थी कि तभी विजय अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हो चुका था। उसे देखते ही मेरी जान सूख गई थी। मैंने हिम्मत की और उसे धमकाते हुए बोली, देखो विजय, मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस को तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगी। तुमने ही मेरे भाई की जान ली है ना, और मुझे भी धमकी दी थी। मैं पुलिस को सब बता दूंगी, मेरे करीब मत आओ। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ रहा था और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक रुमाल रख दिया और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। 3-4 घंटे के बाद मुझे होश आया। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने की कोशिश की। मेरे कानों में अजीब सी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे घुंघरुओं की खनक। कुछ तो गड़बड़ था। मैं एकदम उठकर बैठ गई। मेरे सामने एक मोटी सी औरत बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर बेशुमार मेकअप थोपा हुआ था। वो मोटी औरत दिखने में भैंस जैसी थी, मक्कारी से भरी हुई। मुझे होश में आता देखकर वो खुश हो गई। कहने लगी, आ गई तुम होश में, चलो रुबीना इसे कमरे में लेकर जाओ। और मैं एकदम चौंक गई थी। मैंने कहा, आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़ो मुझे घर जाना है। वो मोटी औरत मेरे करीब आई, मेरे चेहरे को अपनी मजबूत हाथों से पकड़ते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। कहने लगी, लड़की, तुम देखने में जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर अक्कड़ भी उतनी ही है। ये कहकर उसने एक झटके से मेरा चेहरा छोड़ा और मुझे ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। कहने लगी, खैर छोड़ो ये सब बेकार की बातें। फ़िलहाल अब तुम हमारी मिल्कियत हो। तुम्हें पूरे 4 लाख में ख़रीदा गया है और अब तुम हमेशा इसी कोठी में रहोगी। कोठा शब्द सुनकर मेरी जान निकल गई थी। इसका मतलब विजय मुझे यहाँ कोठे पर बेच गया था। वो लड़की जिसका नाम रुबीना था, मुझे खींच कर एक कमरे में ले गई। वहाँ पहले से 4-5 लड़कियाँ बैठी हुई थीं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ये मेरे साथ क्या हो गया था? वो सारी लड़कियाँ मुझे मजाक उड़ाती नज़रों से देख रही थीं। उनके चेहरे मेकअप से पुते हुए थे और उनकी आंखों में मेरे लिए जरा भी तरस नहीं था। फिर एक लड़की को मेरी हालत पर तरस आया। वो मेरे करीब आई और कहने लगी, देखो, ये रोना तड़पना सब बेकार है। जब हम भी शुरू में आए थे तो ऐसे ही रोए थे। यहाँ से निकलने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन जो एक बार यहाँ आ जाता है वो हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझोगी, तुम्हारे लिए उतना ही आसान होगा। दिल से इस काम को स्वीकार कर लो। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि ये तुम्हारी आदत में शामिल हो जाएगा। मैंने उसकी बात पर तड़प कर उसे देखा। वो ये कैसी बातें कर रही थी? मैं ये काम नहीं कर सकती थी। मैं घुटनों में मुंह छुपाकर रो पड़ी थी। तभी कोई हमारे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने नज़र उठाकर देखा तो एक 6 फीट का लंबा चौड़ा जवान मर्द था। उसके चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी और आंखों में कठोरता थी। उसे देखते ही सब लड़कियां सतर्क हो गईं और अपनी अपनी पोजीशन पर जाकर खड़ी हो गईं। मैं हैरान नज़रों से ये सब कुछ देख रही थी। अगले ही पल वो एक एक लड़की की फ़ोटो लेने लगा। जब मेरा नंबर आया तो उसने मुझे सिर से लेकर पैरों तक देखा। रोने की वजह से मेरी आंखें लाल हो रही थीं। बहते आंसू और नाक को अपने दुपट्टे के कोने से साफ करते हुए मैंने उस आदमी के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरे हाल पर दया करो। मुझे 4 लाख में ख़रीदा है ना तुम्हारी मालकिन ने। मैं 4 लाख के बदले 5 लाख दे दूँगी। मैं मेहनत करूँगी, भीख भी मांगूँगी, लेकिन तुम लोगों के इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। कुछ देर तक वो मुझे गौर से देखता रहा, लेकिन फिर मेरी तस्वीर लेकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं फिर से घुटनों में सिर देकर बैठ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। जैसे ही रात का अंधेरा फैलने लगा, कमरे में मौजूद 5 लड़कियों ने खुद को सजाने संवारने का काम शुरू कर दिया। वे ऐसे तैयार हो रही थीं जैसे लड़के वाले उन्हें शादी के लिए पसंद करने आ रहे हों। मैंने अफसोस से उन लड़कियों को देखा था। किसी न किसी मजबूरी के कारण ये लड़कियां इस गंदगी के दलदल में फंस चुकी थीं, लेकिन अब उन्होंने इस गंदगी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। इन्हें इसी में मज़ा आने लगा था। यही उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन मैं अब भी खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। मेरे भाई को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती थी? मैं अपने माँ बाप को याद करके फिर से रोने लगी। एक लड़की जो मेरी तरफ देख रही थी बोली, देखो, इस तरह रोने का कोई फ़ायदा नहीं। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं, अच्छे से तैयार हो जाओ, वरना चंपाबाई आ गई तो तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम कांप उठोगी। वो बहुत ही सख्त और जल्लाद औरत है, किसी को भी नहीं छोड़ती। मैंने भी सोच लिया था, अच्छा है वो मुझे सज़ा दे तो दे दे। मुझे हर तरह की सज़ा मंजूर थी, लेकिन ये पाप करना मंजूर नहीं था।
रो रो कर मेरी हिचकियाँ बंध गई थीं। आज तक मैंने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था, कभी किसी की गंदी नज़र भी मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। हालांकि खूबसूरती में मैं किसी से कम नहीं थी। न जाने कितने लड़के मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया और आज मुझे इस गंदगी में आना पड़ा था। थोड़ी देर बाद वही लड़का जो सबकी फ़ोटो ले गया था कमरे में आया और हम सबको बाहर चलने के लिए कहने लगा। सारी लड़कियां एक एक करके कमरे से बाहर निकल गईं। मैं आखिर में बची थी। वो मुझे देखने लगा, फिर बोला, तुम भी बाहर चलो। मैंने सिर ना में हिला दिया। बोला, देखो बाहर तो चलना पड़ेगा, वरना कोठी की मालकिन चंपाबाई इनकार करने वाली लड़कियों को एक रात के लिए अपने पालतू कुत्ते के साथ कमरे में बंद कर देती है, और फिर उसके बाद जो होता है उस लड़की की कभी हिम्मत नहीं होती इनकार करने की। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही इस बात को मान लो। उसने नरम लहजे में मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते वाली बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। कुछ देर तक मुझे अफसोस भरी नज़रों से देखता रहा, फिर मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं चौंक उठी। अगले ही पल उसने अपनी उंगलियों से मेरे आंसू पोंछ दिए। कहने लगा, तुम तैयार होकर बाहर आओ, आज रात तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और मैं उसे देखती रह गई। थोड़ी देर बाद तैयार होकर मैं भी बाहर आ गई। मैं सबसे कम उम्र थी, बाकी लड़कियों में अलग ही चमक रही थी। सामने 10-12 मर्द बैठे हुए थे और मुझे उन मर्दों से घिन और नफरत महसूस हुई। अपनी अपनी पत्नियों को धोखा देकर ये रात के अंधेरे में अपनी रातें रंगीन करते हैं। तवाइफ के साथ एक ही बिस्तर पर उसे अपनी बाहों में लेकर सोते हैं, लेकिन जब उसी तवाइफ की बात आती है कि इज्जत से हमें ब्याहकर अपने साथ ले चलो, इस गंदगी से बचा लो, तो इन्हें अपना आत्मसम्मान, इज्जत और मर्यादा याद आ जाती है। एक मोटे सेठ ने सबसे पहले उंगली मेरी तरफ उठाई थी और मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने तड़प कर उसी लड़के की तरफ देखा था। उसने आंखों ही आंखों में मुझे तसल्ली दी। फिर वो सिर झुकाकर चंपाबाई के कान में कुछ कहने लगा। चंपाबाई ने हैरानी से उस लड़के को देखा, फिर मेरी तरफ इशारे से कहा कि तुम कमरे में जाओ। मैं हैरान थी, आखिर ये सब क्या हुआ। मैं चुपचाप कमरे में लौट आई थी, लेकिन जो भी था, मैं आज रात बच गई थी, या फिर ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। रात के 12 बज चुके थे और मैं कमरे में अकेली थी। मेरे साथ की 5 लड़कियां अपने अपने काम में लगी थीं और सुबह से पहले वापस आने वाली नहीं थीं। मैं अपने भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिले। तभी मुझे लगा कि कमरे से बाहर कोई है, और अगले ही पल दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा। कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, और जब उसने अंदर से कुंडी बंद की तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे कमरे में क्या करने आए हो? निकलो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी कि तभी उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपनी हथेली रख दी। कहने लगा, आवाज़ मत निकालना, वरना तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा। आज रात तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जानती हो? नहीं जानती तो बैठो, बताता हूँ सब। अब उसकी पकड़ मेरी कमर पर ढीली पड़ चुकी थी और उसने मेरे मुंह से अपना हाथ भी हटा लिया था। वो मेरी थोड़ी दूरी पर फर्श पर ही बैठ गया था। मैं भी उसके थोड़ी दूर वहीं फर्श पर बैठ गई। कहने लगा, मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि आज रात मैंने तुम्हें कैसे बचाया। जब सेठ ने तुम्हें पसंद किया तो मैंने चंपाबाई के कान में ये कहा था कि इस लड़की की आज रात की कीमत मैं दूंगा। मेरा दिल इस लड़की पर आ चुका है। बदले में चंपाबाई ने मेरे पूरे महीने की तनख्वाह काट ली है। मैं हैरान होकर उसे देखती रही। उसने आज रात पूरे महीने की तनख्वाह देकर मुझे बचा लिया था, लेकिन अगले दिन की चिंता सोचकर मेरा शरीर कांप उठा था। मैंने कहा, तो ना बचाते क्या फ़ायदा, आज की रात बचा लिया, लेकिन आगे तो मेरी इज्जत नीलाम ही होनी है। कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल लूँगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, इस कोठी पर न जाने कितनी लड़कियाँ हैं और तुम यहाँ न जाने कब से काम कर रहे हो, फिर तुमने उन लड़कियों की मदद क्यों नहीं की? मेरी ही मदद क्यों कर रहे हो? मेरी बात पर वो मुझसे नज़रें चुराने लगा, जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी खामोशी से मैंने समझ लिया था वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा। मैंने कहा, लेकिन तुम इतना गंदा काम करते ही क्यों हो? भगवान ने तुम्हें इतना हट्टा कट्टा और मजबूत बनाया है। मेहनत मजदूरी करो, ये गंदा काम छोड़ दो, ये पाप है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थीं।
कहने लगा, भले मेरी पूरी ज़िंदगी इस कोठी पर बीते, लेकिन जब तक मैं अपने बदले की आग को पूरा न कर लूँ, इस कोठे को छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसके दुख पर मेरा दिल भी दुखी हुआ था। उसने सिर पीछे दीवार पर टिकाया और कहा, मैं 5 साल का था जब मेरे बाप ने मेरी माँ को इस कोठे पर लाकर बेच दिया था। मेरी माँ ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर मेरे बाप से शादी की थी। मेरे बाप ने कुछ दिनों तक मेरी माँ को अपने साथ रखा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका मन मेरी माँ से भर गया तो उसने मेरी माँ को कोठे पर लाकर बेच दिया और मुझे लेकर फरार हो गया। मेरी माँ इस कोठी से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन वो कामयाब ना हुई। धीरे धीरे उसने यहाँ के धंधे को अपना धंधा बना लिया। मेरी माँ जब सुबह वापस आती तो वो बहुत रोती थी और अपने आप को नुकसान पहुँचाती थी। यहाँ की मालकिन चंपाबाई बहुत ही खतरनाक और शातिर औरत है। एक बार अगर कोई इस कोठे पर आ जाए तो वो बाहर नहीं जा सकता। मेरी माँ भी इस कोठे पर आकर फंस गई थी। उधर मेरे बाप ने अपने माँ बाप की मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली थी। जब तक दादा दादी जिंदा थे उन्होंने मुझे अपना लिया था, क्योंकि कुछ भी सही मैं उनका खून था, लेकिन उन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मेरे बाप की ज़िंदगी से निकालने में भरपूर योगदान दिया था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और मेरे दिल में बदले की आग जलने लगी थी। 15 साल की उम्र में मैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इस कोठे तक आया था, क्योंकि मैं अपने बाप से सच उगलवा चुका था। लेकिन यहाँ आकर सीमा आंटी, जो मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थीं, उन्होंने मुझे बताया मेरी माँ की सारी तकलीफ़ों के बारे में। मैं सिर्फ 15 साल का था कि मेरी माँ ने खुद को नुकसान पहुँचाकर इस दुनिया से चली गई थी। उस रात मैं अपनी माँ के साथ था और मैंने अपनी मरी हुई माँ से वादा किया था कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा और अपनी माँ जैसी औरतों के लिए भी इंसाफ के लिए लड़ूंगा जो यहाँ पर फंसी हुई हैं। और फिर 15 साल की उम्र में ही मैंने यहीं पर काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी उम्र 24 साल है। मैं चंपाबाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता हूँ। जिस दिन मेरे हाथ सारे सबूत लग जाएंगे, मैं पुलिस में जाकर चंपाबाई के खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। चंपाबाई के हाथ बहुत ऊंचे हैं, छोटे मोटे सबूतों से काम नहीं चलेगा। उसकी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहीं ज़मीन पर लेट गया। मैं चारपाई पर लेट गई। सुबह हमारी आंखें चंपाबाई के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने पर खुलीं। वही लड़का जिसने अपना नाम अभय बताया था दरवाज़ा खोलने लगा। चंपाबाई गहरी नज़रों से उसे घूर रही थी और फिर अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, अभय, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर भी जज्बात जागने लगे हैं। हाँ भाई, 24 साल का गबरू मर्द जो बन गया है, तुम्हें भी औरत की ज़रूरत महसूस होती होगी। खैर, ये तुम्हारा पहला अनुभव था, सब कुछ अच्छे से हो गया था ना? उसने एक आंख दबाकर बेशर्मी से अभय से पूछा। शर्म के मारे मैं ज़मीन में गड़ गई थी। यही हाल अभय का था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। चंपाबाई ने कहा, अच्छा चलो काम पर लग जाओ। एक रात की कीमत दी थी और अब वो टाइम पूरा हो चुका है। इस रात तो मैं बच गई थी, लेकिन आगे आने वाली रात के बारे में सोचकर मैं बेचैन थी। और फिर जैसे ही शाम के साए फैले, मेरा दिल कांपने लगा। क्या आज अभय मुझे फिर से बचा पाएगा? ये सोचकर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक बाहर से चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मैं कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी अभय जल्दी जल्दी मेरे करीब आया और बोला, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। कुछ ही देर में अपने अपने कमरों से और भी लड़कियाँ निकलने लगी थीं। अभय हम सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर कोठी के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान देने में असमर्थ थी, बस अभय की बात मानते हुए उन लड़कियों के साथ भागती चली जा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद हम कोठी से बाहर आ चुके थे। अभय को पता था कि कोठी के पिछले हिस्से में एक गुप्त दरवाज़ा है और उसी दरवाजे से उसने हम सबको बाहर निकाल लिया था। हम कुल 20 लड़कियां थे, लेकिन कुछ औरतें और लड़कियां अब भी उस कोठे में थे जो अपनी मर्जी से ये काम कर रही थीं और चंपाबाई की वफादार थीं। थोड़ी दूर निकलने के बाद जब हमें लगा हम सुरक्षित हैं, तो मैंने अभय से पूछा, लेकिन अभय, ये बाहर इतनी चीखों पुकार क्यों हो रही थी? अभय कहने लगा, चंपाबाई की मौत हो गई है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैंने कहा, सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, इतनी जल्दी कैसे मर गई? वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। फिर बोला, मैंने उसे दोपहर का खाना दिया। खाना खाने के तुरंत बाद उसे खून की उल्टी हुई और उसने दम तोड़ दिया। ये कहते हुए वो जिस तरह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, मैं सब समझ चुकी थी। अभय कानूनी रूप से चंपाबाई को पकड़वाने में नाकाम रहा था, लेकिन उसने इस तरह अपना बदला ले लिया था और हमें भी वहाँ से निकाल लिया था।
हम सब दूसरे शहर आ गए थे। उन लड़कियों में से कुछ को उनकी मर्जी से उनके माता पिता के घर पहुंचा दिया गया, लेकिन कुछ ने रोते हुए कहा हमारा कोई ठिकाना नहीं है, और कुछ ने कहा हमारे माँ बाप हमें स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने और अभय ने मिलकर एक सिलाई सेंटर खोला और हम सभी वहाँ पर काम करने लगे। धीरे धीरे कुछ और मजबूर और ज़रूरतमंद महिलाएं भी हमसे जुड़ने लगीं। इस तरह हमारा सिलाई सेंटर चलने लगा। अभय बहुत अच्छा लड़का था। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन आज तक कभी उसने मेरे ऊपर गलत नज़र नहीं डाली थी। मुझसे बात करता तो नज़र नीची रखता, मेरा बहुत ख्याल भी रखता। एक दिन अचानक अभय ने मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अभय में कोई बुराई नहीं थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी इज्जत भी करता था। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था कि आखिर उसने मेरी मदद क्यों की थी। वो चाहता तो इससे पहले भी चंपाबाई का काम तमाम करके उन लड़कियों को निकाल सकता था। जब मैंने ये सवाल उससे पूछा तो वो फिर से नज़रें चुराने लगा। मेरे बार बार पूछने पर उसने जो खुलासा किया वो सुनकर मेरा पूरा शरीर हिचकोले खाने लगा। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहने लगा मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ वो अचानक और जल्दबाजी में हुआ था। सड़क पर अंधेरा था और अचानक ही तुम्हारे मम्मी पापा मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे। मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस दिन अपने ट्रक में कुछ लड़कियों को लेकर आ रहा था। मुझे उनकी मंजिल पर पहुंचाकर समय से कोठे पर पहुंचना था, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा अचानक ट्रक के सामने आ गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। सड़क उस समय सुनसान थी। मैंने उतर कर उन्हें देखा था, लेकिन तब तक तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन तुम्हारी माँ उस समय होश में थी। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा था मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल खोला और तुम्हारी तस्वीर मुझे दिखाई थी। तस्वीर दिखाते दिखाते तुम्हारी माँ भी मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी थी। तुम्हारी माँ को इतना मौका नहीं मिला कि तुम्हारे घर का पता बताती। उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर भाग गया था, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में बस चुका था, और जब तुम कोठे पर आई तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था। इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे माफ़ कर दो अर्पिता, मैं तुम्हारे माँ बाप का गुनहगार हूँ। और उस रात मैं बहुत रोई थी, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा तो जो हालात हुए थे उनमें अभय ने मेरा बहुत साथ दिया था। शायद मेरे माँ बाप की मौत इसी तरह लिखी थी। अभय ने अपना फ़र्ज निभाया था, मेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा किया था। मैंने अभय के साथ शादी कर ली और उसे माफ़ भी कर दिया। शादी के बाद अभय ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं अपने सारे पुराने गम भूल चुकी थी और अभय के साथ ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर चल पड़ी थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी।